हेलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूं परिवर्तन की। और यह परिवर्तन हो सकता है योजनाओं में, नियमों में, निर्णयों में और चेहरों में। साथ ही यह परिवर्तन हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में, आपके कार्यस्थल पर, आपके समाज में, आपके मित्रों में, आपके परिवार में। लेकिन ध्यान रहे, परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। आपको करना यह है कि एडजस्टमेंट कीजिए और अपनी पूर्ण क्षमताओं से कार्य करते रहिए। अच्छा परिवर्तन ठहराव को मिटाता है और प्रगति की राह को आसान करता है। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अंदर पढ़ रहे थे कि जब एक नया साझी फर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं। अब तक हम 3 समायोजन देख चुके हैं। अब बारी है पॉइंट नंबर 4 की। चलिए समझते हैं। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स व दायित्वों का पुनः निर्धारण, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए, जब एक नया साझी फर्म में आता है तो ऐसी स्थिति में हमारी पुस्तकों में जो असेट्स है, लायबिलिटीज है, उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि असेट्स का तो रीवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं। अब यहां क्यों जरूरत है, समझिए इसको। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी, यह लाभ को बढ़ाता है। इसी प्रकार से संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हानि को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन से होने वाले लाभ और हानि को नए साझी को नहीं लेना होगा। संपत्तियों व दायित्वों को वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है तथा परिवर्तन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पुराने साझियों में पुराने लाभ अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ तक आप कुछ बात समझ गए होंगे कि जब एक नया साझी फर्म में आता है तो हम संपत्तियों का रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटीज का पुनर्निर्धारण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इससे होने वाला जो लाभ है वह नई साझी को नहीं देंगे, और अगर हानि होती है तो नया साझी से वहन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन करेंगे। इसके लिए जो खाता बनता है उसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन हेतु जो खाता खोला जाता है, इसके स्थान पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बन सकता है, और यह एक अवास्तविक खाता है। तो रिवैल्यूएशन करने के लिए बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से प्रविष्टियां करनी है। इसके स्थान पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि यह एक अवास्तविक खाता है। अब समझते हैं कि एंट्री कैसे होती है। प्रविष्टियां करने का तरीका बहुत ही सरल है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से करनी है। अब समझते हैं असेट्स का मूल्य अगर बढ़ता है तो क्या होगा, कम होता है तो क्या होगा। इसके लिए समझना यह है कि असेट्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अगर बढ़ाना है तो फिर से असेट्स को डेबिट कीजिए, और कम करना है तो असेट्स को क्रेडिट कीजिए। क्लियर? देखिए, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें जो वृद्धि हुई है उस राशि से प्रविष्टि होगी। अगर कमी होती है संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और कमी की राशि से प्रविष्टि कर दीजिए। समझना यह है कि असेट्स अकाउंट को डेबिट कब करें, क्रेडिट कब करें। सीधी सी बात है, खाते का शेष देखिए। असेट्स का बैलेंस डेबिट है, बढ़ाना है फिर डेबिट कीजिए, कम करना है तो क्रेडिट कीजिए। इसी प्रकार से दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है या दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो समझिए लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है। तो यह बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर मान लीजिए लायबिलिटीज बढ़ गई है तो फिर से क्रेडिट कर दीजिए, कमी हुई है तो डेबिट कर दीजिए। देखिए प्रविष्टि, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज
और यहाँ देखिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जो राशि लिखनी है, परिवर्तन की राशि लिखनी है, मान लीजिए संपत्ति है कितनी 10,000, हो गई 15,000, तो 5,000 से एंट्री कीजिए। अगर मान लीजिए लायबिलिटीज है 4,000 और हो गए 5,000, तो 1,000 से प्रविष्टि कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संपत्तियां और दायित्व चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उन संपत्तियों को, उन दायित्वों को पुस्तकों में लाने की प्रविष्टि करेंगे। देखिए, संपत्तियां जो चिट्ठे में नहीं दर्शाई गई है, पुस्तकों में लाना, और पुस्तकों में लाने के लिए असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए। असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जो संपत्ति का मूल्य है वह लिख दीजिए। इसी प्रकार से देखते हैं लायबिलिटीज को। दायित्व जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, दायित्व का जो मूल्य है वह आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ समझना यह है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हमने एसेट्स को डेबिट किया, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हमने लायबिलिटीज को क्रेडिट किया। इसी प्रकार से होता है प्रोविजन, जैसे कि प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अगर मान लीजिए प्रोविजन की राशि में भी परिवर्तन है तो उसकी प्रविष्टि भी करेंगे। आयोजन या प्रोविजन में वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। यहाँ भी ध्यान रखिए, प्रोविजन का बैलेंस CR होता है, फिर CR कर दिया और वृद्धि की राशि यहाँ पर लिख दीजिए। इसी प्रकार से प्रोविजन में यदि कमी हुई है तो एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कमी की राशि यहाँ पर लिख दीजिए। और अंत में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, उसका बैलेंस निकालिए। यह बैलेंस दो प्रकार से हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष हस्तांतरण। पुराने साझियों में पुराने लाभ अनुपात में देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालिए और साझियों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। किस अनुपात में, पुराने लाभ अनुपात में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष CR है, इसका तात्पर्य है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हो गया है, तो लाभ होने की स्थिति में बैलेंस CR है, उसको कर दीजिए डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लाभ की राशि आ जाएगी। अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन का बैलेंस आता है डेबिट, बैलेंस डेबिट का मतलब डेबिट का योग अधिक है, क्रेडिट का योग कम है, डिफरेंस निकाल दीजिए डेबिट बैलेंस, उसको कर दीजिए क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष डेबिट है, अर्थात पुनर्मूल्यांकन पर हानि हो गई है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हानि की राशि से। यह करना नहीं भूलें, दोनों प्रविष्टियों में से केवल एक प्रविष्टि यहां पर होगी। नए साझी के प्रवेश पर एक और बिंदु को, एक और समायोजन को समझते हैं। चलिए, अवितरित लाभ, संचय एवं हानियां, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस। पहले इनको समझिए। देखिए, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड या फिर लाभ का कोई हिस्सा जो भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ है वह खाता आपको दर्शाया जाएगा, या फिर संपत्ति पक्ष में हानियां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर अस्थगित आयगत व्यय, ये आपको मिलेंगे। तो यह भी पुराने साझियों में बांटने हैं। पुराने साझियों में पुराने लाभ अनुपात में इसको बांट देंगे। ध्यान रखिए, आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे बांटना है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं हम लाभ को। देखिए, लाभ व संचय का बंटवारा। अब देखिए, चूंकि इनका शेष होता है CR, बांटने के लिए कर देंगे इनको DR। और किस खाते को CR करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह हो गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR बैलेंस, अगर बैलेंस शीट में दिया है तो। जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, भविष्य की हानियों के लिए
रिजर्व फंड इस नाम से आपको मिल सकता है, इसे भी बांट दीजिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, देखिए जो भी आपके कारखाने में श्रमिक वगैरह कार्य कर रहे हैं उनके क्षतिपूर्ति के लिए एक रिजर्व बना हुआ है। लेकिन कौन सी राशि बांटनी है समझिए, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटीज, किसी प्रकार की लायबिलिटीज आपकी है इस बारे में तो उसको घटा दीजिए और बाकी राशि को बांट दीजिए। एक और अकाउंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अगर मान लीजिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का रिजर्व भी साझियों में बांटना है। लेकिन कौन सी राशि समझिए, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ध्यान रखिए पुस्तकों में शेयर की जो प्राइस दी है उसका और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है, हानि है, उसमें से ये राशि घटा दोगे, जो बचेगी उसको बांटना है। तो इन खातों को डेबिट कीजिए और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दीजिए, पुराने अनुपात में बांट दीजिए। यह प्रश्न में आपसे नहीं कहा जाएगा कि बांटे या नहीं बांटे, आपको बांटना है। बी है अवितरित हानियां व कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित करना। देखिए कृत्रिम संपत्ति का मतलब हो गया वे संपत्तियां जो वास्तव में संपत्तियां नहीं है बल्कि दीर्घकालीन खर्चे और हानियां हैं। तो ये बांटेंगे तो इनको तो कर देंगे CR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कर दीजिए डेबिट। वही तरीका है पुराने लाभ अनुपात के अंदर। आप समझ रहे होंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे कि भारी मरम्मत व्यय, भारी विज्ञापन व्यय जो अब तक अपलिखित नहीं किया है उसे भी बांटना है। यदि जनरल रिजर्व अकाउंट या रिजर्व फॉर अकाउंट फिर से खोलना है, ये प्रश्न में लिखा होगा कि जनरल रिजर्व अकाउंट को या रिजर्व फॉर अकाउंट को पुस्तकों में बनाए रखें। तो सबसे पहले तो आप उसे बंद करें, बंद करने के बाद फिर से खोल दें। लेकिन यहाँ परिवर्तन ये है कि ऑल पार्टनर्स, सभी साझियों को, नए साझी को मिला करके डेबिट कीजिए और टू जनरल रिजर्व अकाउंट कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि जो राशि नए साझी को मिलने वाली है भविष्य में, वह पहले से ही उसके खाते में से हमने ले ली है। एक बात को और समझिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF का बंटवारा नहीं होता है क्योंकि यह फर्म का दायित्व है। यह अगर लायबिलिटी साइड में लिखा है तो इसको नहीं बांटना है। तो यह था पार्ट 10। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके लिंक को अन्य साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए और समय निकाल करके वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें और अब तक के सभी वीडियो को रिवाइंड करें, क्योंकि मैं जो अगला पार्ट लेने वाला हूं, पार्ट 11, उसमें हम लेंगे एक बड़ा न्यूमेरिकल प्रश्न और बनाएंगे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बने रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।